सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के एस चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब पंडित पर। आज हम लोग देखेंगे अपना जो है नेक्स्ट आगे सेंटेंस। पीछे हम लोगों ने 9 टाइप को पढ़ लिया है, ठीक है। और 9वां टाइप हमारा जो था वो कौन सा था? वो था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे। हम लोग कहे थे, हमने बात किया था कि हम लोग 13 टाइप्स, टोटल जो 13 टाइप्स के लगभग सेंटेंस जो बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा 9 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस सिंपल होता है। क्या सिंपल होता है? तो इसमें जो है एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक। और उसके बाद से हो सके तो ऑब्जेक्ट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए, अदर वर्ड आए, कुछ भी आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे मुख्य जो बात है सिंपल सेंटेंस में क्या होती है कि एक हमारा सब्जेक्ट होगा और एक हमारा फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। और उसके बाद नॉन फाइनाइट कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल बात एक और बात आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होगा। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो क्या होते हैं? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। टेंस के अनुसार बदलते हैं या प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जिन पर जो है टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो ही इज आता है, ही के बाद क्या आएगा? इज आएगा। आई आता है तो क्या होता है? एम आता है। वी आता है तो क्या आता है? आर आता है, ठीक है। अगर वाज वेयर की बात करें तो इसके साथ वाज आता है, इसके साथ वाज वेयर, वाज आता है, वेयर वाला कंसेप्ट दूसरा है, कहाँ पे आता है, इसके साथ वेयर आता है। तो ये क्या हो रहे हैं? ये सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल रहे हैं। अब ये जो है प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इजे मार लगता है, पास्ट टेंस रहेगा तो वाज वेयर लगेगा। लेकिन क्या किसी के साथ कोई दूसरा चेंज हो पा रहा है? यह चेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह इसी के अनुसार लग रहा है, फिक्स नहीं है। किसके अनुसार लग रहा है? तो ही के अनुसार वाज लग रहा है, इज लग रहा है। आई के अनुसार एम लग रहा है, वाज लग रहा है। वी के अनुसार आर लग रहा है, वेयर लग रहा है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? फाइनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो हमारी जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक। एक दो और एग्जांपल देखते हैं फाइनाइट वर्ब का, कैसे फाइनाइट वर्ब कार्य करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट। क्या यहाँ पर हम प्ले के जगह पे प्लेज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है हमारे टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, प्ले, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आई है तो आई के साथ V1 लगता है, इसलिए यह हमारा कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। अगर यही जो है नहीं प्रयुक्त होता, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, एस लगा देते या कुछ भी कर देते, यह बदल जाता, अपने अनुसार कार्य करता, तो ये क्या हो जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है, ठीक। और एक और एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। इसमें देखा जाए तो क्या है? क्या इस प्लेज को प्ले कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या लगता है? V5 लगता है। और यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक। आइए अब देखते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस क्या होगा। और जितने भी एग्जाम्पल ये मैं दिया हूँ, ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे सिंपल सेंटेंस ही हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारा सब्जेक्ट, एक हमारा फाइनाइट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरे में भी एक सब्जेक्ट, एक हमारा फाइनाइट वर्ब, एक हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस जो होंगे क्या होंगे? सिंपल सेंटेंस होंगे,
ठीक, कौन से सेंटेंस होंगे? सिंपल सेंटेंस होंगे। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Being hungry, he took his food। क्या लिखा गया है? Being hungry, he took his food। वह जो है भूखा होने की वजह से, भूखा था इसलिए उसने क्या कर लिया? अपना भोजन कर लिया, अपना भोजन कर लिया अर्थात अपना खाना खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक वर्ब ये भी है, ठीक, और एक वर्ब ये भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये वर्ब है ये कौन सा वर्ब है और ये जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नन फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? नन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसको एमपी भी लिख देते हैं, नन फाइनाइट वर्ब। नन फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि इसको टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि देखे तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, और जो है हमारा टेंस कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वह बिना टेंस और सब्जेक्ट के प्रयुक्त हो रहा है। तो कौन सा वर्ब? नन फाइनाइट वर्ब। अब उसमें कौन सा टाइप होगा? नन फाइनाइट में क्या क्या होते हैं वो आगे हम लोग बात करेंगे। और इसको अगर देखा जाए तो ये किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? ही के अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए लगा है V2। तो यह किसके अनुसार लगा है? टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, अर्थात ये कौन सा? फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा टेंस क्या कहलाएगा? एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा सिंपल सेंटेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर लें। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं? दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज जो होते हैं एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों। ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटेंस बनेगा यह कौन सा सेंटेंस बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इस पूरे सेंटेंस का नाम जो बनेगा वो कौन सा सेंटेंस नाम दिया जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये सारा जो है मैंने पीछे बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए जा करके। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन की श्रेणी में क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, सब ये चीज़ मैंने पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला? अगर दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होंगे तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा गया है? राइट फास्ट, तेज लिखो, अदरवाइज यू विल मिस द क्वेश्चन। अन्यथा तुम क्या कर दोगे? क्वेश्चन को मिस कर दोगे, छोड़ दोगे। तो राइट फास्ट एक हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये हमारा सेकेंड एक क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसी को तो हमने क्या नाम दिया है? कंपाउंड सेंटेंस। बोला है ना कि जब दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाएं तो वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल।
क्या लिखा गया है? ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो इसलिए ही पास द एग्जामिनेशन, उसने जो है क्या कर लिया, उस एग्जाम को पास कर लिया। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वाला हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और सेकेंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, और उसके बाद फिर एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है, वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। इसको जो है हम लोग सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो और जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप से बनते हैं, सब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। इसको इरेज कर लिया जाए तब तक। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या होता है, 12 नंबर जो टाइप है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, दो ठो जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज हैं जब किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए? जब किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाए तो वो जो हमारा सेंटेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये सब क्या होते हैं आप लोग जा करके पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। इसी को अगर हम लोग नाम दें तो इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो पीछे वाले में था जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस पीसी, इसी को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सीसी का मतलब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात हो रही है, एक बार कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात हो रही है, और एक बार अगर बात किया जाए तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। ये दो ठो बात किया जा रहा है, तो ये बात आप लोग समझते रहिएगा। और इसको मैंने पीछे जो है पूरे डिटेल से डिफाइन किया हुआ है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। This is the man whom I gave my pen. This is the man, यह वही आदमी है। This is the man, यह वही आदमी है। Whom, जिसको I gave, मैंने दिया था, my pen, मेरी पेन, मैंने जो अपनी कलम थी, यह वही आदमी है जिसको मैंने दिया था। तो यहाँ पे जो whom की बात किया जाए तो whom को हमने बात किया है कि यह किस कंजक्शन की श्रेणी में आता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन की श्रेणी में आता है। और ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये वाला एक हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज। तो अभी मैंने बात बोली है कि जब दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े तो वो हमारा सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? आई सॉ अ क्रू
विच वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। मैंने जो है एक कौवा को देखा जो कि क्या था, बैठा हुआ था ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हमारा जो है ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज। मैंने एक कौवा को देखा, और यहाँ पे जो विच लगा है वो इट को हटा करके लगा है। ठीक है नो, वो क्या बैठा हुआ था, कौवा ही बैठा हुआ था। तो अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इट वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, क्योंकि कौवा जो है किसी भी पक्षी के लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं, इट लगाते हैं, तो इसके लिए इट लगेगा। और हमारा सिंथेसिस का रूल होता है कि जब इट को हटाते हैं, न्यूटर जेंडर को हटाते हैं, तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, विच लगा देते हैं। और विच हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पूरा जो हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यह भी एक एग्जाम्पल, यह भी एक डिफिनीशन बन सकता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जब मिल जाएं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल जाए तो वो होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे इसको डिटेल से हम लोगों को देखना है, कहाँ पे, सिंथेसिस में। ठीक है, तब तक के लिए इतनी बातों को समझिए। ये चीज़ अगर समझ लेंगे तो इसमें पूरा आपका थ्योरी कंप्लीट है। ठीक है, इसमें थ्योरी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, थ्योरी इतना ही है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट और हमारा सेंटेंस का लास्ट टाइप। ठीक है, 13 नंबर टाइप। 12 तक हम लोगों ने देख लिया और ये है हमारा लास्ट नंबर 13 नंबर टाइप। अब 13 नंबर टाइप क्या होता है, थर्टीन नंबर हमारा जो टाइप होता है वो होता है मिक्स्ड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, तो ये भी समझना इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। जब क्या हो, दो ठो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो जाए, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाए और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से फिर से एक प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ जाए। थोड़ा सा एक बार इसको समझिए। देखिए क्या होगा कि इसमें 3 ठो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। ठीक है, 3 ठो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। तो जो पहला और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाएगा, और जो दूसरा और तीसरा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस कहलाता है, यही हमारा कहलाता है मिक्स सेंटेंस, या इसी को एक और नाम क्या दिया जाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, इसी को अगर दूसरे माध्यम में लिखना चाहें, समझना चाहें तो क्या हो सकता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी किसके इक्वल होंगे, मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। ये भी लिख सकते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज आए, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज आए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कहलाएगा मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है। आई वॉन्टेड टू क्रैक द एग्जाम, आई वॉन्टेड टू क्रैक द एग्जाम
एंड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, बताया है मैंने। ही सपोर्टेड मी, विच अभी बताया है, विच क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, विच वाज गुड फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो ये जो एग्जाम तक का हिस्सा है ये क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। और जहाँ से कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ जाता है उसको क्या हम नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज से एक कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ गया, एंड से हमारा जुड़ा है एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से लेकर के जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ से हमारा जुड़ गया एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मी तक, और जहाँ से हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हमारा क्या जुड़ जाए, एक प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ जाए, वो होता है हमारा कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज से हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा और कोऑर्डिनेट क्लॉज से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा, तो उसको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े, कोऑर्डिनेट क्लॉज से क्या जुड़े, सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े, तो इसी सेंटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिक्स सेंटेंस, या कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा सेंटेंस का टाइप। इसके आगे हम लोग देखेंगे सेंटेंस एनालिसिस, ठीक है, कि सेंटेंस के एक एक पार्ट क्या होते हैं, वो कैसे कैसे वर्क करता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजंक्टिव क्या होता है, पार्टिसिटिव क्या होता है, ठीक है ना, पार्टिसिपल क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।